देखिए बेटा, आज का अपना टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है अपना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में जो अगला चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अगर आपने बात करते हैं, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा बेटे, तो इसमें जो मेन चीज़ है जो अपने को देखना है वो क्या है, दैट इज़ रेस्पिरेशन। सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब भी अपन रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है या ब्रीथिंग क्या है। रेस्पिरेशन दैट इज़ ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 का एक्सचेंज जो है वो क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन। अब O2 और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पे? बिटवीन एनवायरमेंट, ठीक है, बिटवीन एनवायरमेंट। तो O2 और CO2 का एक्सचेंज एनवायरमेंट के बीच में एंड सेल्स ऑफ द बॉडी, सेल्स ऑफ द बॉडी where organic nutrient nutrients, इस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में मेनली क्या लेंगे अपन? C6H12O6, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है इसका क्या होगा? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन। दिस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर, अगर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बात करेंगे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सेल्स बिटवीन द एनवायरमेंट, सेल्स ऑफ द बॉडी एंड दिस, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट एंड सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन। ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे बेटा, इनका ब्रोकन डाउन होगा एंजाइमेटिकली, ठीक है। एंजाइमेटिकली ये टूटेंगे टू रिलीज एनर्जी, तो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द सेल ऑफ द बॉडी वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली टू रिलीज एनर्जी को रिलीज करने के लिए। अगर अपन रेस्पिरेशन को देखते हैं तो रेस्पिरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो रेस्पिरेशन consist of following steps, ठीक है। सबसे पहला क्या स्टेप होगी? सबसे पहला स्टेप होगी बेटा कि जो एनवायरनमेंट के अंदर एयर है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो ब्रीथिंग और ब्रिंगिंग इन ऑफ फ्रेश एयर। मतलब सबसे पहला क्या होगा बेटा यहाँ पे कि जो फ्रेश एयर है उसको अपने को इन लेना है। तो अपन लिखेंगे ब्रीथिंग और ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, ठीक है। ब्रीथिंग और ब्रिंगिंग फ्रेश एयर, कहाँ पे? फ्रेश एयर इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, और आउटसाइड में क्या होता है? एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये जो गैस अंदर आ चुकी है एनवायरनमेंट से, जो ऑक्सीजन थी बेटा
वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ गई तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड, मतलब ये लंग से ऑक्सीजन जो है ना ये डिफ्यूज़ होगी और किस में मिल जाएगी, ब्लड में मिल जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ में मिक्स हो गई है तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड होके हर एक टिश्यूज़ के पास में जाएगी। नाउ दिस O2 कंबाइन विथ ब्लड। अब ब्लड के अंदर मेनली क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो बेटा ये क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो नाउ दिस O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, है ना, कंबाइन विद द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट to all the tissues of the body, all the tissues of the body। हर एक टिश्यूज़ के पास में क्या चली गई बेटे, हर एक टिश्यूज़ के पास में पहुंच गई कौन, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या होगी, ये डिफ्यूज़ होगी वापस से, अब ब्लड से छूटकर ये एंटर करेगी किसके अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। तो O2 फ्रॉम ब्लड, O2 from blood diffuse into टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ से O2 निकल के किसके अंदर चली गई, टिश्यू फ्लूइड के अंदर, एंड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड इनटू सेल। और टिश्यू फ्लूइड से ये कहाँ चली गई बेटा, सेल के अंदर। अब जैसे ये सेल के अंदर पहुँचेगी तो यहाँ पे क्या करेगी, ये एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन करेगी किसका, ऑर्गेनिक फूड का। तो नाउ दिस O2 हेल्प इन breakdown of organic food to release CO2। क्या रिलीज करेगी, CO2, H2O एंड एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर अपन पूरी इक्वेशन को लिखें बेटा तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 दैट विल गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं फ्लो चार्ट बना के भी आपको समझाऊं कि यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था बेटा, एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से क्या आई बेटा, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर कहाँ पहुँची बेटे, लंग्स। फ्रेश एयर के अंदर मेनली कौन आया, O2, मतलब लंग्स के पास में कौन गया, O2। O2 एयर गई, एयर में से O2 ट्रांसफर होगा ना, तो ये O2 किसके साथ कंबाइन होगी बेटा, ब्लड। ब्लड के पास कौन बैठा हुआ, हीमोग्लोबिन। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुँचेगा, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से कहाँ जाएगा बेटा, सेल के पास। सेल के यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या लिबरेट होगी, CO2। ये CO2 कहाँ जाएगी बेटा, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड से ये जो CO2 रिलीज होगी बेटा,
ये किस में मिक्स होगी, ब्लड, मतलब CO2 किसके पास चली गई, ब्लड, ब्लड से कहाँ जाएगी वापस से ये लंग्स, लंग्स से वापस कहाँ जाएगी फाउल एयर, और फाउल एयर कहाँ जाएगी एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या नाम दे सकते हैं, रेस्पिरेशन। जिसमें क्या हुआ, बाहर से एयर आई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट से फ्रेश एयर स्टार्ट हुई, फ्रेश एयर लंग्स के पास पहुँची, लंग्स के यहाँ पे उस एयर में से जो O2 है वो किसके साथ में मिक्स हुआ, ब्लड के साथ में, टिश्यू फ्लूइड के पास पहुँचा, सेल के पास पहुँचा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, वहाँ से CO2 लिबरेट हुई, वो CO2 टिश्यू फ्लूइड में ऐड हुई, टिश्यू फ्लूइड से वापस वो CO2 ब्लड के पास गई, ब्लड से लंग, लंग से फाउल एयर, और वापस एनवायरनमेंट के पास में। तो इसको अगर अपन देखें तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये कंप्लीट प्रोसेस बेटा रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर रही है। अब आता है अगला टॉपिक, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अपने को ये मालूम है कि नॉर्मली प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो सब एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, और जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक फूड है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं और CO2 और वाटर और एनर्जी को एज ए प्रोड्यूस करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली अगर हम देखें तो किसके अंदर मिलेगा, प्लांट और एनिमल के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जैसे अपन बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और हम ये बोल रहे हैं कि यार जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेकडाउन होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स द रेस्पिरेशन विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। The respiration which occurs in the presence of oxygen is called aerobic रेस्पिरेशन, है ना, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अब इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा, किसका, ऑर्गेनिक फूड का। ठीक है, तो जब अपन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं रेस्पिरेशन विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में हो रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन उसमें होगा क्या, यहाँ पे होगा एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। किस चीज़ का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक फूड का। किसका होगा, ऑर्गेनिक फूड का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, दैट इज C6H12O6। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज, जो हमारी सेल के पास में है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, जब बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ 6 लग जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ क्या, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या लिबरेट हुई बेटे, CO2, साथ में क्या बनी यहाँ पे, एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी बेटा यहाँ पर अपन बोल रहे हैं 686, तो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है, ATP को अपन बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, दैट इज ATP। ध्यान रखिएगा, जब भी बेटा ATP टूटेगा, ATP ब्रेक होगा, तो बनेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा।
एडीपी को बोलते हैं डाइफॉस्फेट। यहाँ पे एडिनोसिन वही है, फॉस्फेट वही है, ट्राई की जगह पे क्या होगा डाइफॉस्फेट। और जब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फर्दर और ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे बन जाता है AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अगर अपन ATP से लेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेंगे, और अगर अपन ATP से नहीं ले रहे हैं बेटा तो एक ही लिखेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ध्यान रखिएगा, अगर ATP से लेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ADP से ले रहे हैं तो यहाँ पे एक ही लिखेंगे। मतलब जो एडिनोसिन है, जो एनर्जी करेंसी है, जैसे एनर्जी करेंसी कौन है ATP को अपन बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना वो सारी की सारी एनर्जी स्टोर होगी ATP के फॉर्म में, और फिर वो ATP का ब्रेकडाउन होगा, और ATP का जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे बनेगा ADP, और ADP के ब्रेकडाउन से बनेगा AMP। ये बात किसकी हुई बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होगा बेटा, एब्सेंस ऑफ, मैं एब्सेंस को नेगेटिव से लिख रहा हूँ ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो द रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में बोलना पड़ेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, एब्सेंस होगा, या ऑक्सीजन की कमी होगी। दोनों के अंदर जो बाई प्रोडक्ट होगा ना वो बाई प्रोडक्ट बेटा वेरी कर जाएगा। जैसे ये C6H12O6, जैसे मान लेते हैं आप रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ते 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 थक जाते हैं। जब आप थक जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है, आप पेट पकड़कर जोर जोर से एयर को जितना अंदर जा सकते हैं आप अंदर लेने की कोशिश करते हैं। आपको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा चाहिए, है ना। क्यों, आपके शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपने क्रिकेटर को देखा होगा, वो लंबे समय अगर लंबी पारी खेलता है, ऊपर स्टेडियम में भीड़ बैठी हुई है तो वो सब CO2 छोड़ रही है, लंबे समय तक खेलते खेलते उसको क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको क्या हो गई है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, तो वेन एवर देर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये जो ग्लूकोज है, अगर बेटा यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, एंजाइम सारे होके वही, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, और जो एनर्जी लिबरेट होगी वो भी कम होगी, वो होगी 36 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगी। ये बात कब हो रही है, ये हो रही है वेन एवर देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। बट वेन एवर देयर इज अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन है ही नहीं, और एब्सेंस को मैं नेगेटिव से लिख रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो ग्लूकोज है ना C6H12O6 ये ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनाएगा बेटे, ये यहाँ पे बनाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल, साथ में CO2 रिलीज करेगा, और यहाँ पे 59 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक है, तो वेन एवर देर इज ए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। वहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो जब भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आपको ये 2 चीज़ों को देखना होगा कि भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन जब हम एरोबिक की बात करेंगे तो एरोबिक में सिंपल अपन बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हुए, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगला टॉपिक आता है कि यार ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये रेस्पिरेशन को हम और देखें तो हम इनको 2 टाइप से और बता सकते हैं, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। मतलब हम रेस्पिरेशन को देखें तो अपने को ये 2 टाइप मिलेगी, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट। ठीक है, जब हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी की सेल है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी, किसका, गैस का। मतलब एक सिंगल सेल होगी, वो सिंगल सेल जो है वो पूरी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगी, और वो सेल जितनी भी है, चाहे सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेल हो, जितनी भी सेल्स हैं जो एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं, और डायरेक्टली कांटेक्ट में होने से डायरेक्ट क्या कर रही हैं बेटा, एक्सचेंज कर रही हैं।
तो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एनवायरमेंट विदाउट एड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, ना ही इनके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होगा, सेल जो होगी, सेल डायरेक्टली एक्सचेंज, सेल जो है वो डायरेक्टली क्या करेगी, एक्सचेंज गैसेस विथ द एनवायरमेंट विदाउट एड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर नहीं होगा। ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, ये स्पॉन्ज वगैरह जो होते हैं ना, उनके अंदर बेटा इसी टाइप से होता है। स्पॉन्ज हुआ, सिलेंड्रेट्स हुआ, फ्लैट वर्म्स हुआ, राउंड वर्म्स हुआ, तो उनके अंदर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है बेटा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट एक्सचेंज की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट के अंदर भी एक्सचेंज तो होगा, बट एक्सचेंज होने के लिए उनको क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन लगेगा या ब्लड लगेगा, जिसकी मदद से उनके अंदर एक्सचेंज होगा। तो इस रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की, तो इन इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सरफेस for exchange of gases and blood is involved for the transport of gases between the respiratory surface and the body surface। आपको केवल कितना ध्यान में रखना है, इनडायरेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बेटा किसका, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और ब्लड, इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो ऐसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन का और ब्लड का, और उसके द्वारा क्या हो रहा है बेटा, रेस्पिरेशन हो रहा है, सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉन एज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन मीन्स देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज के लिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हो रहा है, उस इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के ऊपर जहाँ से एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पे अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या बोलते हैं उसको अपन, रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जब अपन कंपोनेंट की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो अगला टॉपिक है characteristics of respiratory surface। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो देखिए, अपने को ये मालूम है कि जो भी एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन की मदद से होगा। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो डिफ्यूजन की मदद से होगा, उसके लिए वाटर रिक्वायर्ड होगा, वाटर इसेंशियल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस डिफ्यूज होगी ना, उसके लिए क्या इसेंशियल होगा, वाटर। और जो भी एक्सचेंज होगा वो किसकी मदद से होगा, डिफ्यूजन। आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जो मूवमेंट होगा, जैसे आपने मकान के एक कोने में, घर के अंदर एक कोने में एक अगरबत्ती को जला के रख दिया। अब अगरबत्ती का जो धुआं है और अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे घर में धीरे धीरे फैल जाएगी। क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा डिफ्यूजन। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या होगा, जो गैसियस एक्सचेंज होगा ना, तो गैसियस एक्सचेंज किसकी मदद से होगा, गैसियस exchange occurs with the help of diffusion। गैसियस एक्सचेंज किसकी मदद से होगा बेटा, डिफ्यूजन की मदद से होगा। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन होगा, तो जिस सरफेस से डिफ्यूजन होगा उसकी पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी उसको ब्लड सप्लाई होना चाहिए, क्योंकि उस ब्लड सप्लाई अगर होगी तो उसमें ब्लड फ्लो करेगा, वहीं पे क्या हो सकता है, एक्सचेंज। तो पहला है रेस्पिरेटरी
surface must be richly supplied with blood vessels, कि जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी उस पर बहुत सारी क्या होना चाहिए, ब्लड वेसल सप्लाई होना चाहिए। दूसरा, जो भी सरफेस है, जैसे रेस्पिरेटरी सरफेस है, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आता है बेटा, सरफेस एरिया मस्ट बी लार्ज, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। तो एक्सट्रीमली थिन, ठीक है, एक्सट्रीमली थिन मतलब 2 से 3 सेल से ज़्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 to 3 सेल्स इन थिकनेस, ठीक है। फिर आता है कि जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी इट मस्ट बी मॉइस्ट, इट मस्ट बी मॉइस्ट, वो पूरा मॉइस्ट होना चाहिए। पांचवा, जो भी सरफेस है वो परमेबल तो होना चाहिए गैसेस के लिए, तो सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी परमिएबल फॉर, किसके लिए, रेस्पिरेटरी गैसेस। जितनी भी गैसेस होगी ना उन सब के लिए क्या होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारे फीचर्स हैं, इसमें एक फीचर्स और आता है कि इट शुड बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, मतलब जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगी ना वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होना चाहिए। तो ये जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन शो करेगा तो उसके अंदर कांटेक्ट में रहेगी, जो नहीं शो करेगा उसके अंदर कांटेक्ट में नहीं रहेगी। तो इसको अपन बस केवल ध्यान में रखिएगा कि जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होगी वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस must be in contact with environment, ठीक है। तो ये हो गई बेटा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है। तो अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो अगर अपन कंपोनेंट की बात करें या रेस्पिरेशन की प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो अपने को करना है क्या, बाहर की एयर अंदर जाना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, ब्लड में मिक्स होना चाहिए, टिश्यू के पास पहुंचना चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वहाँ से CO2 निकलना चाहिए, फिर ब्लड में आना चाहिए, फिर वो लंग्स के पास आना चाहिए, फिर बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, जो कंपोनेंट्स हैं जो अपन बात करेंगे, तो इसमें 3 बेसिकली कंपोनेंट अपन देखेंगे। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट होगा बेटा ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का दूसरा नाम होता है वेंटिलेशन। ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। ब्रीथिंग के बाद दूसरी प्रोसेस की अगर अपन बात करेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा, सेकंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर अपन बोल सकते हैं एक तीसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब भी अपन
ब्रीथिंग या वेंटिलेशन की बात करते हैं, तो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बेसिकली क्या है, इट्स ए मैकेनिकल प्रोसेस। सिंपल है, ब्रीथिंग जो है इसमें कुछ भी नहीं होगा, केवल एयर का अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। ये क्या है बेटे, मैकेनिकल प्रोसेस। क्या ये मैकेनिकल प्रोसेस, जिसके कारण एयर अंदर आएगी और बाहर जाएगी, ठीक है। विच ब्रिंग मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रिंग फ्रेश एयर into respiratory organ and foul air to outside, ठीक है। फ्रेश एयर को अंदर लेकर आएगी और फाउल एयर को किधर छोड़ देगी, बाहर की तरफ छोड़ देगी। इसमें कोई भी एनर्जी वगैरह खर्च नहीं होगी, इसीलिए अपन इसको पैसिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं। कुछ भी इसमें खर्च नहीं होना है, सिंपल बैठे हैं, हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग और वेंटिलेशन इज जस्ट ए मैकेनिकल प्रोसेस दैट ब्रिंग्स फ्रेश एयर इनटू रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड फाउल एयर टू आउटसाइड। फाउल एयर बाहर चली जाएगी और जो फ्रेश एयर है वो अंदर की तरफ आ जाएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। जब अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब भी क्या होगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। कहाँ पे होगा, बिटवीन ब्लड, कहाँ पे होगा, बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर एंड इनहेल्ड एयर के बीच में होगा, ठीक है। कहाँ पर, एट रेस्पिरेटरी सरफेस, एट रेस्पिरेटरी सरफेस। कहाँ पे होगा बेटा, ये रेस्पिरेटरी सरफेस पे होगा। वहीं पे अगर अपन इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इंटरनल रेस्पिरेशन को अपन टिश्यू रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, टिश्यू रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जब अपन टिश्यू रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, तो जो फाउल एयर ब्लड में मिक्स होकर टिश्यू के पास पहुंची है, सेल्स के पास पहुंची है, और वहाँ पे जाके वो जो ब्रेक डाउन कर रही है फूड का और जो वहाँ से CO2 को रिलीज़ करा रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं बेटा किसके, रेस्पिरेशन के, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप भी बता सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होगी, ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होकर टिश्यू के पास पहुंचेगी, टिश्यू के पास से सेल के पास पहुंचेगी, सेल के पास में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑर्गेनिक फूड का क्या लिबरेट करेगी, CO2 लिबरेट करेगी। वो CO2 के साथ में क्या लिबरेट होगी, एनर्जी लिबरेट होगी। वाटर वही सेल वापस से यूटिलाइज कर लेगी, लेकिन CO2 ब्लड में मिक्स करके कहाँ पहुँचा देगी, लंग्स के पास में, और वहाँ से वापस कहाँ हो जाएगा बेटा, डिफ्यूज़ होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन केवल तीन कंपोनेंट अपन देख रहे हैं, पहला ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बाहर से जो एयर आ रही है ना, वो केवल कहाँ तक पहुँच रही है, रेस्पिरेटरी सरफेस तक, वहीं पर केवल एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी सरफेस के बीच में, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर वाटर एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस, वहीं पर केवल क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेस पे जो एक्सचेंज हो रहा है, कोई टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल। और जिसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दो टाइप की
तीन कंपोनेंट होगा बेटा किसके, रेस्पिरेशन के। ये तीन कंपोनेंट अपन ने देखे। अब अगर कोई यहाँ पे अपने को बोले क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, तो ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें केवल एक्सचेंज होगा, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस है, एयर अंदर आएगी और बाहर की तरफ जाएगी, कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, सर केवल एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, इसमें फिजिकल प्रोसेस भी होगी, बायोकेमिकल प्रोसेस भी होगी। इसमें क्या होगा, पहले ब्लड के साथ में मिक्स होगा, ब्लड के साथ में मिक्स होकर टिश्यू के पास पहुंचेगा, टिश्यू से सेल के पास में पहुंचेगा, फिर वहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करके फिर वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करेगा, CO2 रिलीज़ करेगा और फिर वो CO2 वापस से बाहर जाएगा। तो ब्रीथिंग सिंपल, एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। रेस्पिरेशन ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर फिजिकल प्रोसेस भी हो रही है, बायोकेमिकल प्रोसेस भी हो रही है, इसमें एंजाइम्स भी रिक्वायर्ड हो रहा है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम नहीं लगता, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम लगता है। ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस है किसके अंदर, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, ब्रीथिंग की अगर अपन बात करते हैं तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है बॉडी पार्ट्स का। हमारे बॉडी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण जो फाउल एयर है वो अंदर आती है और बाहर जाती है। सिंपल एयर का अंदर आना और बाहर जाना। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये फिजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या ये फिजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसका ये कंपोनेंट ब्रीथिंग भी होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम नहीं लगेगा, रेस्पिरेशन में एंजाइम लगेगा। ब्रीथिंग में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी। रेस्पिरेशन जो है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों प्रोसेस आ जाएगी, लेकिन ब्रीथिंग केवल एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होगी। दिस आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, इसीलिए उसको मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब अगर अपन बेटे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से रेस्पिरेशन होता है। जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे मैं अमीबा की बात करूं बेटा, है ना। अमीबा एक सिंगल सेल प्रोटिस्टा है, ठीक है, यूकैरियोट से, मतलब सिंगल सेल यूकैरियोट से। अब अमीबा के अंदर अगर अपन देखें तो अमीबा के अंदर उसकी जो सरफेस होती है उसी से क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। मतलब वो सिंगल सेल है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो उसकी सरफेस से ही क्या हो जाएगा बेटा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अमीबा के अंदर तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल हैं, जिनकी पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, उन सब के अंदर क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, इस सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होगी, इसी सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा बेटे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जनरल बॉडी सरफेस, जिसको आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सेल मेम्ब्रेन ही अपना रोल प्ले करेगी। इसी को अपन जनरल बॉडी सरफेस बोलते हैं। लेकिन ये उन सब के अंदर होगा जिनके अंदर केवल एक सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो वो सिंगल सेल जो होगी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, उसी की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर पहला सेल सरफेस और सेल मेम्ब्रेन की मदद से एक्सचेंज होना। अपन ने यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा है सबसे पहले समझाने के लिए, अमीबा के अंदर सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन जो कि एक सिंगल सेल है, उसी की मदद से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है अमीबा कोई प्रोसेस नहीं है, किसकी मदद से हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन। क्या हुआ बेटे, सेल मेम्ब्रेन, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुआ। ये तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए पहले लिख दिया था। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं यहाँ पे पहले इसको लिख देता हूँ, सेल मेम्ब्रेन पहली टाइप जो है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसका एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा, अमीबा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस, और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटे, अमीबा। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। सेकंड की अगर अपन बात करेंगे तो सेकंड के अंदर अगर अपन देखते हैं
तो सेकंड के अंदर अपने को मिलेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखिए बेटा, जब भी अपन क्यूटेनियस वर्ड यूज़ करेंगे तो क्यूटेनियस का मतलब ही होता है स्किन। क्या मतलब होता है? स्किन। तो जिनके अंदर स्किन की मदद से रेस्पिरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जब भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा ना तो स्किन कैसी होगी? थिन होगी, स्किन जो है वो मॉइस्ट होगी और वास्कुलर होगी। मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है, वास्कुलर का मतलब क्या होगा? वहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो भी ऑर्गेनिज्म शो करेगा उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर अपन देखेंगे तो वहाँ पे स्किन कैसी होगी बेटा? थिन होगी, मॉइस्ट होगी और वास्कुलर होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा अर्थवर्म। आप सबने अर्थवर्म को देखा होगा। अर्थवर्म को अगर अपन टच करते हैं तो मॉइस्ट दिखता है, उसकी स्किन थिन होती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। या दूसरा एग्जांपल हुआ लीच, ठीक है। या फ्रॉग भी जो है, फ्रॉग बेसिकली एम्फीबियंस है लेकिन फ्रॉग के अंदर मल्टीपल प्रोसेस है, मल्टीपल तरीके हैं जिसकी मदद से वो रेस्पिरेशन कर सकता है। तो फ्रॉग जो है वो उसके अंदर लंग्स भी होते हैं, बकोफेरिंजियल भी होता है, क्यूटेनियस भी होता है। फ्रॉग बेचारा कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, कभी डूब के मर नहीं सकता क्योंकि उसके पास में अल्टरनेट मेथड्स हैं, ठीक है। तो इस फ्रॉग जो है वो बेसिकली एम्फीबियंस है, उस फ्रॉग के अंदर क्यूटेनियस होता है, इसलिए क्यूटेनियस के एग्जांपल में उसको लिखा है। अदरवाइज फ्रॉग के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है। पल्मोनरी का मतलब होता है बेटा जो लंग्स की मदद से होता है। तो जब भी रेस्पिरेशन लंग्स की मदद से होता है तो उसको अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो फ्रॉग जो है उसके अंदर बकोफेरिंजियल भी होता है, पल्मोनरी भी होता है, क्यूटेनियस भी होता है। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन समझ में आया बेटा क्या होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करेंगे तो वो रेस्पिरेशन जब जनरल बॉडी सरफेस से होगा। अब फ्रॉग बॉडी सरफेस से कब करेगा? तो फ्रॉग जब हाइबरनेशन में चला जाता है, जब वो छुप कर बैठ जाता है, उसको बचना होता है, तो उस समय उसको एनर्जी अपनी खर्च नहीं करना होती है, तो उस समय वो अपनी स्किन से क्या करता रहता है बेटा? रेस्पिरेशन करता रहता है। उसको अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तीसरी टाइप आती है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करते हैं ना तो ये एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। क्या है ये? एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे बेटा? गिल्स होंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे? गिल्स होंगे। तो वहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स भी हो सकते हैं, इंटरनल गिल्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे अपन क्या बोलेंगे उसको? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, मतलब एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज एन एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। वेयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे? वेयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। अब ये गिल्स एक्सटर्नल भी होते हैं और ये गिल्स बेटा इंटरनल भी होते हैं। तो ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे वहाँ पे? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। फिर अगला आता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन के अंदर कुछ फिशेस भी आती हैं बेटा, उनके अंदर होता है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। प्रॉन होता है, यूनियो होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगला आता है ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल रेस्पिरेशन सिंपल है, ट्रेकिया की मदद से जिसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, मतलब रेस्पिरेशन occurs with the help of ट्रेकिया। तो जिसके अंदर ट्रेकिया की मदद से रेस्पिरेशन होगा ना उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रेकियल रेस्पिरेशन। अगर आपको मॉस्किटो याद हो तो मॉस्किटो के अंदर ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है बेटा, जिसका एग्जाम्पल है मॉस्किटो।
फिर एक आता है एवियन रेस्पिरेशन। एवियन जो होता है ना, बर्ड के लिए यूज करते हैं बेटा, एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे, बर्ड के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेंगे अपने को, इसके अंदर इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा बेटा बर्ड का, उसमें बेटा 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया होता है, 2 लंग्स होते हैं, ट्रेकिया होता है, 2 पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या मिलेगा इसके अंदर, 2 पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई या मीजो ब्रोंकाई भी इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मीजो ब्रोंकाई। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया है कि जो एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स के लंग्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। ध्यान रखना, इन बर्ड्स lungs are solid and spongy। बर्ड्स के अंदर जो लंग्स होते हैं बेटा वो सॉलिड होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, और लंग्स के अंदर 1 वे पैसेज होता है, इसको बोलते हैं पेराब्रेंकाई। ये भी ध्यान रखना, लंग्स कंटेन ए number of one way passageway called पेराब्रोंकाई। आया हुआ क्वेश्चन है, पेराब्रोंकाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एयर सैक्स मिलते हैं, उन एयर सैक्स के अंदर एयर कैपिलरीज वगैरह होती हैं। तो ये बेटा एवियन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, एवियन के बाद में ह्यूमन का अलग से आता है। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि वो कुछ एग्जाम्पल देता है जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, तो वो एग्जाम्पल में आपसे पूछता है कि यार बताओ इसके अंदर किस टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे बुक लंग एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ध्यान रखना, बुक लंग्स। वो पूछता है किसके अंदर मिलता है, तो आपने बिच्छू सुना होगा, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। ठीक है, इनके अंदर अपने को बुक लंग मिलेगा, किसके अंदर, स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर। फिर आता है बुक गिल्स। बुक गिल्स की अगर अपन बात करते हैं तो लाइम्यूलस, किसके अंदर मिलता है बेटे, लाइम्यूलस। फिर आता है सीटेनिडिया, ये किसमें मिलेगा, मोलस्का। फिर आता है पल्मोनरी सैक, ये भी मोलस्का के अंदर आता है। ठीक है, अपन लिखते हैं अगला, ट्यूब फीट, इकाइनोडर्मेटा, आपने सुना होगा बेटा, स्टारफिश। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिन पे बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। ठीक है, तो ये नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इन पे क्वेश्चन आया है। बुक लंग, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, बुक गिल, लाइम्यूलस, सिटेंडा, मोलस्का, ट्यूफिट, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब ये सब तो हो गए बेटा रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी। अब आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगले लेक्चर में अपन ये तीनों बेटा अनपेयर्ड हैं, ये तीनों क्या है, अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं, है ना। ये क्वेश्चन